नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखा था। इंडियन हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो हुआ है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पहला हमारा पाषाण काल, दूसरा हमारा ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों ने पाषाण काल के तीनों पार्टों को पढ़ लिया था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? ताम्रपाषाण काल के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके प्रमाण मिले हैं, अर्थात साक्ष्य मिले हैं, जिसके बारे में लिखा भी गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। वह हमारा क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है बच्चों? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को इसके अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिलने के साथ साथ इनकी लिखी हुई लिपि भी मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे किसके अंतर्गत रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे अंतर्गत। ठीक, तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थ या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह एक ऐसी सभ्यता है जो सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात आती है कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस काल में मानव को टिन और तांबे के मिश्रण के बारे में जानकारी हो चुकी थी, और टिन और तांबा को मिलाने पर एक मिश्र धातु बनती है, वो उसका नाम है कांसा। क्या है? कांसा। और इस कांसे का प्रयोग इस काल में सर्वाधिक किया गया, इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, अब बात करते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, आरंभिक जो स्थल हैं वो कहाँ से मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता के पास, मतलब सिंधु नदी के किनारे के आसपास के जो क्षेत्र है, आरंभिक स्थल वहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में ये जो सभ्यता है सिंधु नदी के अलावा और भी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए, इसलिए इस नदी घाटी की सभ्यता का नाम बदलकर इस सभ्यता के अंतर्गत खोजे जाने वाले प्रथम स्थल किसके नाम पर? हड़प्पा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। तो लिख लीजिए, हड़प्पा खोजा जाने वाला कैसा स्थल है? प्रथम स्थल होने के वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड की। तो आप जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कार्बन 14, नोट कर लीजिए, कार्बन 14 के तिथि निर्धारण विधि द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है पूर्व माना जाता है।
अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, या सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी क्या विशेषता है जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे हम उसके नगर नियोजन की व्यवस्था की वजह से जानते हैं। ठीक, अब बात आती है सिंधु घाटी, अगर आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, यह अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। यह अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक, अब नगर नियोजन प्रणाली का मतलब क्या है तो आइए हम इसको जानते हैं। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या, सिंधु नदी घाटी के अंतर्गत जितनी भी सभ्यताएं हैं या जितने भी घर हैं, उनके घर कैसे बने होते थे, सड़कों के किनारे बने होते थे और एक सीधी रेखा में। तो जान लीजिए सिंधु यह अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। तो नगर नियोजन प्रणाली कैसा, तो इसमें जो सड़क बने हुए थे, इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा इनके घर सड़कों के किनारे एक सीधी रेखा में, ठीक, सीधी रेखा में इनकी क्या लिखा हम लोगों ने, इनके घर सड़कों के किनारे एक सीधी रेखा में बने हुए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके घर के दरवाजे सहायक सड़कों पर खुलते थे। ठीक, अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां ग्रिड सिस्टम आधारित था। ठीक, तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए सिंधु घाटी की सभ्यता किस पर आधारित है, तो आप बताओगे ये ग्रिड सिस्टम पर आधारित है, ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी होती थी, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो आप लोग बताओगे या अपने नगर नियोजन प्रणाली व जल निकास प्रणाली के लिए जानी जाती है। अब इसके अंतर्गत आप जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही 2 मंजिले भवन भी मिले हैं। तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत 2 मंजिले भवन भी मिले हैं, 2 मंजिले भवन। साथ ही साथ ये जितने भी भवन मिले हैं अर्थात जितने भी घर मिले हैं उसमें क्या मिला है, हमारा रसोई घर के साथ साथ हम क्या मिला है, स्नान घर, और साथ ही साथ घरों के बीच में आंगन। क्या मिला है, घरों के बीच में आंगन देखने को मिलता है। घरों के बीच में आंगन देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये इतनी विशेषता है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, अब इसी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, तो आप लोग जानिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो है हड़प्पा स्थल जो खोजा गया है इसके अंतर्गत प्रथम स्थल था और इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा,
दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ठीक, अब ये जो दयाराम साहनी है, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक कौन थे? तो उस टाइम भारतीय पुरातत्व विभाग के 1921 में महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। अब बात आती है यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है कि ये जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल, इनकी खोज कौन करता है? ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातात्विक स्थलों की खोज कौन करता है? तो भारतीय पुरातात्विक स्थलों की खोज कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक, आइए इसके आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे तो हाँ, पुरातात्विक स्थलों की खोज कौन करता है? पुरातात्विक स्थलों की खोज भारत में कौन करता है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है बच्चों? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि पुरातात्विक स्थलों की खोज करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करने वाला कौन सा वायसराय था? यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो वायसराय कौन था? तो नोट कर लीजिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन था बच्चों? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905 माना जाता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पुरातात्विक स्थलों की खोज कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके जनक कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। और वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905। हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। उस समय महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार यहां से लिख लीजिए, सभ्यता का विस्तार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम बात करें तो यह हमारा पूरब में, ये देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है? पूरब। और ये हमारा क्या है? पश्चिम। ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण दिशा। फिर से देख लीजिए, ये हमारा पूरब दिशा, ये हमारा उत्तर दिशा और ये हमारा पश्चिम, ये हमारा दक्षिण। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरब में आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ। कहाँ है? मेरठ। नोट कर लीजिए, आलमगीरपुर कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें आलमगीर के पास जो सभ्यता पाई गई वो किस नदी के किनारे पाई गई? हिंडन रिवर। नोट कर लीजिए, हिंडन रिवर। कौन सी रिवर है? हिंडन। ठीक, और वहीं बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में यह हमारी सभ्यता कहाँ पाई गई?
कागे डोर, ये हमारा कहाँ है? बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान में। कहाँ? ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक। और यहीं उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा जिला, और ये है कहाँ? कश्मीर। किस नदी के किनारे? तो चंबल। किस नदी के क्या? चेनाब। किस नदी के किनारे? चेनाब। नोट कर लीजिए, किस नदी के किनारे? चेनाब रिवर। और वहीं सुतकागेडोर किस रिवर के किनारे? तो नोट कर लीजिए, ये दास्क रिवर के किनारे। ठीक। अब दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कहाँ फैला था? दायमाबाद। दायमाबाद ये किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी। और दायमाबाद है कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक। देखिए, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो आप बताओगे पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुतकागेडोर अर्थात बलूचिस्तान या पाकिस्तान, तथा उत्तर में मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर। और किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। वहीं अगर बात करें आलमगीर किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे हिंडन रिवर के किनारे। दायमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। और सुतकागेडोर हमारा किस नदी के किनारे पड़ता है? दास्क नदी के किनारे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या आकृति कैसा है, तो आप जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है बच्चों? त्रिभुजाकार। ठीक। और ये लगभग शेप ऐसे बनेगा, ये पश्चिम में हो गया और ये ऐसे, और ये थोड़ा सा ट्रायंगल के जैसा दिखेगा। ठीक। ये आप चतुष्फलकीय नहीं जानिएगा, ये कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। ठीक। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है। तो ये हमारा उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीर, या ये कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में दास्क रिवर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद, ये कहाँ पड़ता है? प्रवरा नदी के किनारे। नोट कर लीजिए। ठीक। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये इसके जो आरंभिक स्थल हैं वो किस नदी के किनारे मिले? सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे पाए जाने की वजह से इसे नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसके जो साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वे अन्य नदियों के किनारे भी पाए गए। इस वजह से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल इस सभ्यता का खोजा जाने वाला प्रथम शहर था। अगर पूछा जाए आपके पेपर में क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत खोजा जाने वाला प्रथम स्थल कौन सा था, तो आप बताओगे कौन सा स्थल? हड़प्पा। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमारे सात सैंधव स्थल भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें 7 सैंधव स्थल पाए गए हैं, जिन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक। लिख लीजिए 7 सैंधव स्थल जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। नगर की संज्ञा तो आइए हम देखते हैं 7 सैंधव स्थल मिले हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक। अब वे 7 सैंधव स्थल कौन कौन से हैं, तो आइए हम जानते हैं। पहला हमारा हड़प्पा, दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो, तीसरा हमारा चन्हूदड़ो, चौथा हमारा कालीबंगा,
नोट करिए, पांचवा हमारा लोथल, ठीक। छठवां हमारा धौलावीरा, लिख लीजिए, छठवां हमारा धौलावीरा और सातवां हमारा बनावली, धौलावीरा और सातवां हमारा बनावली, ठीक। ये 7 ऐसे स्थल मिले हैं जिन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक। अब बात करें चनहूदड़ों की, तो चनहूदड़ो इस सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है, ठीक। चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है या स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे ग्रामीण सभ्यता के लिए जाना जाता है, ठीक। जिसे ग्रामीण सभ्यता के लिए जाना जाता है, ठीक। अब ये ग्रामीण सभ्यता के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके घर जो थे वो कैसे बने थे? कच्ची ईंटों के। किसके? कच्ची ईंटों के बने होते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? ग्रामीण कहा गया, अर्थात ग्रामीण सभ्यता कहा गया, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कि उनका रहन सहन कैसा था और उनके बारे में साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, वो क्या करते थे। तो आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहली बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको मापन की जानकारी थी, अर्थात वे वस्तुओं को नाप सकते थे, ठीक। अभी नाप सकते हैं ऐसे हमारे कहने से तो आप मानोगे नहीं कि नापना आता था, तो इसके लिए उनको कुछ साक्ष्य मिला है, ठीक। नापने के लिए कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो आइए हम उनको देखते हैं वे साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो लिख लीजिए, हड़प्पा के लोगों को मापन की जानकारी थी, ठीक। अब मापन की जानकारी थी तो इसका हमें साक्ष्य प्राप्त होगा। तो साक्ष्य कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो से हमें मिला सीपी, मोहनजोदड़ो से हमें सीपी प्राप्त होता है, तथा साथ ही साथ लोथल हाँ, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला? सीपी। और वहीं बात करें लोथल, तो लोथल से हमें हाथी के दांत के बने हुए स्केल प्राप्त होते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए, प्राप्त होते हैं कहाँ से? अगर कोई पूछे कि सीपी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो से, और वहीं पूछे हाथी के दांत के स्केल कहाँ से प्राप्त होते हैं तो आप बताओगे कहाँ से? लोथल से, ठीक। अब वहीं बात करें सुरकोटदा, ये कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ से हमें पलड़े अर्थात तराजू का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक। अब पलड़े या तराजू का साक्ष्य प्राप्त होता है, इसका मतलब पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक ऐसा स्थल था जहाँ के लोगों को मापन की जानकारी थी। अब ये जो तराजू प्राप्त होता है, तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो वस्तुओं को मापते थे तो वो किसके आवर्तक के रूप में मापते थे? तो ये 16 के आवर्तक में नापते थे, अर्थात 16 के बाद कौन आएगा? 32, फिर 48, ऐसे इनके आवर्तकों का प्रयोग करते थे, ठीक। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था, अर्थात तो वे करते क्या थे। तो पहला हमारा जो हेडिंग होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत
क्या होगा? कृषि। क्या होगा? कृषि। तो आप लोग हेडिंग डालिए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आप लोग हेडिंग डालिए कृषि। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? कृषि। और ये कृषि के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आइए हम जानते हैं वे साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पहला हमारा कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं अगर बात करें बनावली से, तो बनावली से हमें मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। क्या? मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। मिट्टी का बना हुआ हल। साथ ही साथ बात करें रंगपुर, तो रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की भूसी। वहीं अगर बात करें लोथल की, तो लोथल से हमें चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन प्राप्त होता है, जिससे ये पता चलता है कि लोथल के लोगों को किसकी जानकारी थी? चावल व बाजरे की जानकारी थी, अर्थात उनको कृषि के बारे में जानकारी थी। तो लिख लीजिए, लोथल से हमें चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन मिलता है। राक्षस का अंकन मिलता है। नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो आप बताओगे कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं बनावली से अगर पूछा जाए तो बताओगे बनावली से हमें मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। तथा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि रंगपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो आप लोग बताओगे कि क्या प्राप्त हुआ है? धान की भूसी। ठीक। अगर बात की जाए लोथल से, तो लोथल से हमें चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन प्राप्त होता है। ठीक। साथ ही साथ अगर बात करें तो हड़प्पा से हमें पक्की ईंटों की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और वो मूर्ति कैसी है? एक स्त्री की है, जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया जाता है। अर्थात इससे पता चलता है कि उस काल, और ये जो पौधा है इसको क्या माना गया? उर्वरता की देवी माना गया। किस नाम से जाना जाने लगा? उर्वरता की देवी। ठीक। लिख लीजिए, हड़प्पा से पक्की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पक्की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखता है। और इसे किसका प्रतीक माना गया है? तो ये जो प्रतीक है किसका माना गया है? उर्वरता का प्रतीक माना गया है। ये किसका प्रतीक माना गया है? उर्वरता का। अगर आपके पेपर में पूछा जाए स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से मिला है, तो आप बताओगे हड़प्पा से। और ये हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। महानिदेशक कौन था? तो आप बताओगे कौन था? सर जॉन मार्शल। अब दूसरी बात की जाए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप लोग सभी लोग जानते हो हड़प्पा हमारा रावी नदी के
किनारे है। हड़प्पा है कहाँ, तो आप बताओगे ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर वहीं बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और यही बात करें बनावली, तो बनावली हमारा कहाँ पड़ता है, बताइए, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक, वहीं अगर बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर हमारा कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बताइए रंगपुर कहाँ पड़ता है। तो रंगपुर हमारा कहाँ पड़ता है बच्चों, गुजरात। कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक, ये इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, अर्थात उनका पेशा क्या था। तो आप लोग लिख लीजिए, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। और ये व्यापार कैसा था, ये वस्तु विनिमय पर आधारित था। किस पर, वस्तु विनिमय पर। अब वस्तु विनिमय क्या होता है, ये वस्तुओं को एक दूसरे से बदल लेते थे। बस इनका व्यापार क्या था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब अगर हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। वे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो पहला हमारा मोहनजोदड़ो। पहला आप हेडिंग डालिए, क्या, मोहनजोदड़ो। हमें व्यापार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पहला हमारा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी के व कांसे के 2 पहियों, लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी व कांसे के 2 पहिए, लिखिए, मिट्टी व कांसे के बने हुए 2 पहिए वाली खिलौना गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए, मिट्टी व कांसे के बने हुए 2 पहियों के खिलौना गाड़ी प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर बात करें चनहूदड़ों की, तो चनहूदड़ों से हमें कितने पहियों वाली, 4 पहियों वाली। चनहूदड़ों से हमें मिट्टी के बने हुए कितने, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त होती है। तो नोट कर लीजिए, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त होती है, 4 पहियों वाली। ठीक, वहीं अगर बात करें बनावली से, तो बनावली से हमें बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, बनावली। तो बनावली से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बताइए, बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि 2 पहिए वाली खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताओगे 2 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताओगे 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी हमारी चनहूदड़ो से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि बनावली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो आप बताओगे बनावली से मिट्टी का हल तथा बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहीं पर एक बात आए कि मोहनजोदड़ो, देखिए यहाँ से आप लोग एक ये भी जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो से हमें 2 बहुत ही फेमस साक्ष्य मिलते हैं। वो एक विशाल स्नानागार। तो आप लोग हेडिंग डालिए, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ही यहाँ से और जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है, विशाल स्नानागार। क्या, विशाल स्नानागार। ठीक, साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है, विशाल अन्नागार।
ये जो विशाल स्नानागार मिला है इसकी लंबाई कितनी है? तो आप लोग जान लीजिए कि विशाल स्नानागार की लंबाई हमारा जो मिलता है वो 11 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो से एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है विशाल स्नानागार और इसकी लंबाई 11.88 मीटर, साथ ही साथ अगर चौड़ाई की बात करें तो 7 मीटर और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर प्राप्त होता है। और अन्नागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें जो अन्नागार प्राप्त होता है उसकी लंबाई कितनी मिलती है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, मोहनजोदड़ो से हमें जो अन्नागार मिलता है उसकी लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर है। लिख लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? 45 चलिए बताइए कितनी मिलती है? 45.71 मीटर। कितनी? 45.71 मीटर तथा चौड़ाई हमारी कितनी मिलती है? चलिए बताइए, चौड़ाई हमारी कितनी है? तो 15.23 मीटर। लिख लीजिए कितनी? 15.23 मीटर। ठीक, अब हम जानते हैं और भी इनके बारे में। तो मोहनजोदड़ो से हमें देखिए मोहनजोदड़ो से हमें कुछ मोहर मिले हैं। क्या मिले हैं? मोहर मिले हैं। और इस मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? तो नाव का अंकन मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो इस मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिला है उस पर किसका चित्र मिलता है? तो नाव के चित्र अंकित मिलते हैं। नाव के चित्र अंकित मिलते हैं, अंकित मिलते हैं अर्थात छपे हुए मिलते हैं, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है तो आप बताओगे मिट्टी व कांसे के बने हुए 2 पहियों की खिलौना गाड़ी, साथ ही साथ एक विशाल स्नानागार जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। ठीक, अब अगर अन्नागार की बात करें तो अन्नागार हमारा 45.71 मीटर, चौड़ाई हमारा 15.23 मीटर है। ठीक, और मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से हमें नाव के चित्र अंकित मिलते हैं। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डालोगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवहार या समाज के लोग कैसे रहते थे। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवहार। तो हेडिंग डालिए सामाजिक जीवन और इसको आप 3 भागों में बांट लीजिए। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पर सत्तात्मक व्यवहार अगर किसका देखने को मिलता है या सिंधु घाटी सभ्यता पर अधिकार किसका मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मातृ सत्तात्मक देखने को मिलता है। ठीक, लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? मातृ सत्तात्मक है। ठीक, अर्थात कही जाए बात तो हम इसमें यहाँ का क्या मिलता है? मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांत प्रिय दिखाई देते हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? तो शांत प्रिय थे। ठीक, अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो ये अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे?
बताइए। पशुओं को लड़ाते थे, साथ ही साथ पासे का खेल खेलते थे। क्या? अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पासे का खेल खेलते थे। साथ ही साथ पशुओं को लड़ाते थे, पशुओं को लड़ाते थे, पशुओं को लड़ाना, तथा साथ ही साथ ये क्या करते थे? नृत्य करते थे और शिकार भी करते थे। क्या करते थे? नृत्य और शिकार, नृत्य व शिकार दोनों करते थे। ठीक, ये हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पाए जाने वाले स्थल के बारे में पढ़ेंगे व उनसे प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।